नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 24 करने वाले हैं और यार पिछला सेट में कुछ सवाल छूट गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। 6 से डायरेक्ट 15 करने लग गए थे यार, ध्यान नहीं रह पाया था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आगे से इन चीजों का हम ध्यान में रखेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके, चलिए आज आगे करते हैं सवाल। देखिए का एक आदमी ने अपने 50,000 रुपए में से 8,000 साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से, कहा 50,000 में से 8,000 जो रुपया है, इस 8,000 रुपए को 5.5% के दर से, 5.5 कहने का मतलब हुआ 11/2% के दर से, का 24,000 रुपए को 6% के दर से, और शेष पैसा, तो यार टोटल 50,000 में से पहला को 8,000 दिए, दूसरा को 24,000, तो 24 और 8 32,000 हो गया। तो रिमेनिंग बच गया कितना, 50,000 में से 32,000 हो गया, तो रिमेनिंग बच रहा है 18,000। अब आगे सवाल में कहा कि शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर 3,680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। का जिस दर से शेष धनराशि उधार दी गई है वह रेट क्या है, रेट पूछा है। तो सुनिए यार, 8,000 रुपया को 5.5% के दर से उधार दिए, तो 8,000 पर 5.5% के दर से ब्याज मिलेगा कितना, तो 8,000 का 5.5% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा 40 दूना 80, 40 गुना 11 440, यानी 8,000 रुपए पर 5.5% के दर से एक साल में 440 रुपए का ब्याज मिलेगा। 24,000 रुपए पर 6% के दर से ब्याज मिलेगा कितना, तो 24,000 का 6% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 24 छक 114 पर 1 जीरो हो जाएगा, सॉरी 144 पर 1 जीरो हो जाएगा। देखें का टोटल 3,680 रुपए का ब्याज मिला है। पहला धनराशि पर 440, दूसरा पर 1,440, तो दोनों को मिलाकर टोटल ब्याज कितना हो गया, 1,880 रुपए, 1,880 रुपए का ब्याज मिला। तो यार टोटल धनराशि में से, टोटल जितने का ब्याज मिला उसमें से पहला और दूसरा धनराशि पे जितना ब्याज मिला घटा दीजिएगा, तो शेष जो ब्याज होगा वो तीसरा पर मिला होगा, यानी 18,000 रुपए पर ब्याज मिला है 1,800 रुपए का। कितना परसेंट, तो 1,800 रुपए का ब्याज मिला है 18,000 पर, परसेंट में कितना, तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 180 से काटिए 10 बार पे, यानी कि 10%। चलिए देखिए का 3,400 रुपए को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B और C और D के हिस्से का अनुपात है। A और B का रेशियो 2:3 है, B और C का रेशियो 4:3, C और D का रेशियो 2:3 है, तो B और D के हिस्से का योग। तो यार रेशियो को पहले बैलेंस कर लेते हैं। ABCD का A और B का रेशियो 2:3 है, B और C का रेशियो 4:3, C और D का रेशियो है 2:3। रेशियो आप लोगों को बैलेंस करने आता होगा। देखें जिस रो में जो प्लेस खाली है जस्ट उसके बगल का नंबर फिल करिए, कितना 3, तो यहाँ भी 3। इस रो में ये प्लेस खाली तो इसके बगल का नंबर 3, यहाँ ये प्लेस खाली तो इसके बगल का नंबर 4, यहाँ ये 2 प्लेस खाली है तो जस्ट बगल वाला नंबर फिल कर दीजिए 2 2। अब देखें 2 चौक 8 दूना 16, 3 चौक 12 दूना 24, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 तिरिक 27। रेशियो अगर छोटा होता है तो कर लें, फिलहाल छोटा नहीं होगा। का यार ABCD चारों को मिलाकर टोटल 3,400 है, तो 16 24 18 27 चारों को मिलाकर टोटल कितना, तो 6 4 10 8 18 और 7 25, साथ में रहा 2 2 2 4 2 6 6 2 7, 75 यूनिट टोटल है, पर है कितना 3,400। 75 यूनिट 3,400, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, काट लीजिएगा यार, कितना से कटेगा, 75 ही सही तो है ना। देख लेते हैं, 6 4 10 8 18 5 25, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 1 8, 85 होगा यार यहाँ पे। देखें 17 पचे 85, 17 दूना 34, 2 जीरो, 5 से काटिएगा 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40। तो का B और D का योग निकालना है, B और D का योग, B का हिस्सा 24, D का 27, तो 24 प्लस 27 कितना हो जाएगा 51, 1 यूनिट 40, तो 51 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए।
देखिए आप का यार ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले करेगा तो 20 दिन में कर देगा, बी अकेले करेगा 15 दिन में। 20 और 15 टोटल वर्क हो गया कितना, 30, सॉरी 60 यार, सॉरी 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60। ए एक दिन में 3 यूनिट काम और बी एक दिन में 4 यूनिट काम। आगे जैसे जैसे बोला बस लिखते चलिए। का उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। उन्होंने कहने का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी लगा दिया गया। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, 6 दिन के बाद बी चला गया और उसके स्थान पे सी आ गया। फिर कहा ए और सी ने, चूंकि ए तो है ही, बी गया है और बी के स्थान पे सी आ गया और कहा आगे जो है काम 4 दिन में पूरा हो गया तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जैसे जैसे बोला बस लिखते चलिए। कहा दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम। एक दिन में 7 तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 42 काम कर देगा। टोटल 60 काम में से 42 काम हो गया तो शेष बच रहा है कितना काम, 18 काम शेष बच रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे कहा कि बी के स्थान पे सी आ गया, यानी कि इस बचे हुए काम को ए और सी दोनों मिलकर करेगा और कहा दोनों ने मिलकर बचे हुए काम को अगले 4 दिन में पूरा कर दिया। यानी ए और सी ने मिलकर इस 18 काम को 4 दिन में कर दिया। 4 दिन में कितना काम, 18 काम, तो एक दिन में 18/4। ये चीज तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक बार फिर से ए और बी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में 42 काम कर दिया। 60 में से 42 हो गया, शेष बचा 18 काम। अब कहा कि बी के स्थान पर सी आ गया, यानी ए तो है ही, सी आ गया, तो ए और सी मिलकर इस बचे काम को 4 दिन में किया, यानी 4 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9/2, यानी कि 4.5 काम पर डे। 4.5 काम पर डे। ए और सी मिलकर 4.5 काम एक दिन में, तो कहा सी अकेले पूरा काम कै दिन में, तो ये निकालना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितना काम किया। सुनिए, ए और सी मिलकर एक दिन में 4.5 काम और ए एक दिन में 3 काम, तो ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में जितना काम कर रहा है उसमें से ए का काम घटा दीजिएगा तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा। सी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है तो कहा सी पूरा काम, पूरा यानी 60 काम कै दिन में, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 15 चौक 60, डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो चिपक जाएगा, यानी 40 दिन। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखें 4 नंबर क्या है, 1/√2 इंटू कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, ओके, प्लस का 1/√3 इंटू कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3, ओके। √3 से √3 कैंसिल, यानी 1 प्लस यहाँ 2 कितना है 3, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 और 2 5/3 हो जाएगा। अब यार देखें इसका फाइनल आंसर 5/3 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अब ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से दिया है तो जिस ऑप्शन को सॉल्व करने पर 5/3 आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को एक बार अच्छे से आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो ऑप्शन टैली करेगा वो आंसर हो जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे ये √3 नहीं है, ये √2 है। सवाल में यहाँ √2 है, ये √2 है और ये कॉट 30 डिग्री कितना होगा, √3। देखिए तो ये हो गया √3/√2 प्लस 2/√3 गुना √3 कितना 3, तो एलसीएम हो जाएगा 3√2। ऊपर क्रॉस करिएगा तो 3 कितना 3√3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये 2√2 हो जाएगा, यानी 3√3 प्लस 2√2, 3√3 प्लस 2√2/3√2, ऑप्शन नंबर ए, ओके। देखिए आगे कहा, आस्था ने कार्डबोर्ड से त्रिभुज काटा और उसने अंगुलियों पर क्षैतिज रूप से त्रिभुज को संतुलित करने का प्रयास किया।
वह किस बिंदु पर किसी भी प्रकार के त्रिभुज का संतुलन बना पाएगी, तो केंद्रक हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है केंद्रक को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। तो जैसे कार्डबोर्ड है, या फिर कई बार आप देखते हैं प्लेयर लोग जो होता है फुटबॉल को अपने उंगलियों पे नचाता है, तो कई बार ये भी सवाल पूछता है कि फुटबॉल को अगर उंगलियों पे नचा रहा है, घुमा रहा है, तो उंगली को किस स्थान पे संकेंद्रित करना पड़ेगा, तो उंगली को सेंट्रॉइड यानी केंद्र को ही बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र इसी को बोला जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना होगा यानी कि केंद्रक। ओके, देखिए कहा 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी के तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। यार एक चीज आप सबको पता है, हम लोग जनरली बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तभी ना रिजल्ट पॉजिटिव आता है। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तब रिजल्ट पॉजिटिव आता है। कहा 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 घंटा अधिक लगता है। ए को बी से 1 घंटा ज्यादा लगता है। ए को ज्यादा लग रहा है तो ए को पहले लिखेंगे। मान लेते हैं यार ए का चाल है 1 किलोमीटर पर आवर और बी का चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। ए का चाल 1 किलोमीटर पर आवर और बी का चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 720 किलोमीटर दूरी ए के चाल से जाएगा तो समय लगेगा कितना, समय होता है दूरी बट्टा चाल। 720 किलोमीटर दूरी बी के चाल से जाएगा तो समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ए को टाइम लगा इतना, बी को टाइम लगा इतना। कहा ए को जो टाइम लगा वो बी से ज्यादा है 1 घंटे का। क्लियर है, ये पहला इक्वेशन। अब सेकंड में आ जाइए। कहा इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो गई। का बी का स्पीड 1/3 कम हो गया, 1/3 कम हो गया। अतः उसी दूरी को तय करने में बी को ए के तुलना में 3 घंटा अधिक लगेगा। बी को ए से 3 घंटा अधिक लगेगा। बी को ए से 3 घंटा अधिक लगेगा। बी को ज्यादा लगेगा, ध्यान रखिएगा, बी को ए से ज्यादा लगेगा तो ज्यादा वाला पहले। तो सुनिए यार, 720 किलोमीटर दूरी अगर बी जाएगा तो अब समय लगेगा कितना का, बी के चाल में 1/3 कमी कर दिए यानी 3 पर 1 कम कर दिए। तो अब बी का नया चाल क्या हो गया, 2b/3 हो गया। पहले बी का ओरिजिनल चाल था 20 किलोमीटर पर आवर, 1/3 कमी किए यानी 3 पर 1 कम किए तो बी का नया चाल हो गया 2b/3। तो बी को समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल इतना। ए के बारे में कुछ नहीं बोला यानी कि ए का स्पीड अभी भी है ए। तो 720 किलोमीटर दूरी ए के चाल से जाएगा तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल समय। बी का टाइम है, ये ए का टाइम है और का बी को ए से 3 घंटे ज्यादा समय लगा है। क्लियर बात। अब देखें थोड़ा सा, 2 इक्वेशन बन गया। अब बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा यार। 2 से अगर इसको काटिएगा तो 36 दूना 72, 360 बार में कटेगा। ओके, और आप सबको अच्छे से पता है कि फ्रैक्शन में जो नीचे होता है ये इनवर्स होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, इनवर्स। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ओके ना, समझ गए बात। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये बन जाएगा कितना, 0, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10 यानी कि ये बन जाएगा फाइनली 1080। ओके, अब यार इन दोनों इक्वेशनों को घटा लीजिए तो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 1080/b माइनस 720/b बराबर a का 3 4। यार बी एलसीएम हो जाएगा, 1080 में से 720 घटेगा कितना बचेगा, 360 बराबर 4। 4 से 1 बार में, 4 से काटिएगा 90 बार में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बी का चाल आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। बी का चाल पता है, ए का चाल निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में बी का वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा तो ए का चाल आ जाएगा कितना, देखिए 720/a माइनस 720/b। बी का वैल्यू कितना है, 90 बराबर में 1, 90 से काटिएगा 8 बार में तो 720/a बराबर -8 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 9 ना,
9 अठी 72, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक का चाल 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन था इसमें केवल, लेकिन बाकी सवाल अच्छा था। इस टाइप का इक्वेशन वाले सवाल भी कई बार पेपर में बन जाता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इस सवाल को कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सवाल अच्छा था ये। चलिए आगे। ये रेशियो है, आप लोग इसको कर लेंगे ना यार। का ए अनुपात बी दिया है 1/2 अनुपात 1/3। सिमिलरली बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/3। तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ क्रॉस करिएगा तो 3 एकम 3, ये 5 एकम 5। बी दोनों जगह कॉमन है तो बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो सेम करिएगा तो इसमें 3 से गुना और इस वाला में 2 से। तो यार ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया, ए का 3 तिया 9, बी का 3 दूना 6, सी का 2 पचे 10। ए बी सी का वैल्यू पता कर गए। सवाल पूछा ए प्लस बी, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 6, तो 9 + 6 15 अनुपात बी प्लस सी यानी कि 10 × 6 16, 15 अनुपात 16, ऑप्शन बी। देखिए का एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदा। 10 रुपया में 11 नींबू खरीदा, तो एक नींबू कितना में खरीदा होगा। तो आपको पता है कि जब भी क्वांटिटी और अमाउंट मिक्स करके दे तो एक वस्तु का रेट निकालिएगा तो रुपया ऊपर होता है और वस्तु नीचे। हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, तो एक वस्तु का रेट आ जाएगा। का 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदा। 10 रुपया में 11 ठो, 1 रुपया में कै ठो खरीदा होगा, एक ठो कितना में खरीदा होगा, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ये आ गया एक वस्तु का क्रय मूल्य। आगे का 5 रुपया में 4 के हिसाब से बेचा। 5 रुपया में 4 ठो बेचा, तो एक ठो कितना में बेचा होगा, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ओके, अब यार 5 से काटिएगा तो 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 दूना 8, 11 एकम 11, क्रय मूल्य 8, यानी खरीदा 8 में बेचा 11 में, तो लाभ हो गया कितने का, 3 का। 3 का लाभ 8 पर परसेंट, तो 100 से गुना। 4 दूना 8, 4 से 25, 25 किया 75/2, यानी 37.5% प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी। देखिए का एक चावल व्यापारी 1872 रुपया में 26 क्विंटल चावल खरीदता है। 28% चावल परिवहन में, यानी कि घर तक लाने में खराब या गुम हो गया, गिर गया। आगे का 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना होगा, पर क्विंटल रेट निकालना है। सुनिए यार, एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने खरीदा है 10 केजी चावल। 10 केजी चावल आपने परचेज किया है 100 रुपया में। 10 केजी चावल कितने रुपया में, 100 रुपया में। 10 केजी चावल आपने खरीदा है 100 रुपया में। घर तक लाते समय 2 केजी चावल रास्ते में गिर गया। 2 केजी रास्ते में गिर गया, यानी आपके घर आया कै केजी चावल, 8 केजी चावल ही घर तक आया। लेकिन खर्चा तो 100 रुपया हो गया, पर घर तक सामान आया कितना, 8 केजी। क्यों, क्योंकि आपका 2 केजी चावल गिर गया था, तो घर तक आया 8 केजी। तो 8 केजी पर ही खर्चा ना अब आप जोड़िएगा कि सर 10 केजी लिए थे 100 में, पर 2 केजी गिर गया, यानी कि 8 केजी पर खर्चा हो गया कै रुपया, 100 रुपया। 8 केजी पर 100 रुपया, तो 1 केजी का रेट क्या होगा, 100/8। ये सब तो पता ही है आप लोगों को। तो बस एक चीज यहाँ पे समझना था कि आप अगर 10 केजी खरीदे हैं 100 में, 2 केजी खराब हो गया, तो आपके पास बचा है 8 केजी। तो 8 केजी का प्राइस आपका है 100 रुपया मेरे भाई, इस चीज को बस समझना है। वही चीज यहाँ पे देखिए का 1872 रुपया में 26 क्विंटल चावल आपने खरीदा है। ओके, 26 क्विंटल चावल 1872 में खरीद लिए। का 28% चावल, 26 केजी का ये रेट है, केजी बोल रहे हैं या क्विंटल समझिए ना। 26 क्विंटल का रेट है 1872 रुपया। 28% चावल गुम हो गया, 28% गिर गया मेरे भाई। 26 क्विंटल आपने खरीदा, 28% खराब हो गया या गुम हो गया, तो बचा है कै परसेंट, 72% चावल। इतना क्विंटल चावल आपका बच गया।
तो ये जो प्राइस है ना, ये 26 क्विंटल का नहीं बचा, इतने क्विंटल का प्राइस है 1872। इतना क्विंटल का प्राइस 1872 है, तो एक क्विंटल का प्राइस कितना, तो रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। ये एक क्विंटल का कॉस्ट प्राइस आ गया इतना। एक क्विंटल का कॉस्ट प्राइस इतना कहा कि 10% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना होगा। एक का कॉस्ट प्राइस इतना है, 10% लाभ कमाना है, यानी कि 110/100 में बेचना होगा। ओके ना। 26 गुना 72 करिएगा तो ये 1872 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 110 रुपया पर क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए। देखिए x रूट x का वैल्यू दे रखा है, रूट x बराबर दिया है √3 माइनस √5। यार करिए क्या, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर लीजिए। दोनों साइड अगर स्क्वायर करिएगा तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर करिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab √3 इंटू √5 कितना, √15 हो जाएगा। अब देखिए 5 या 3 8, 8 को बाएं साइड लेकर आ जाइए तो x माइनस 8 बराबर -2 रूट क्या हो जाएगा 15। ओके ना। अब देखें यार, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, पर सवाल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो पावर 2 बनाने के लिए अगेन एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगेन बोथ साइड स्क्वायर अगर आप करिएगा तो बाएं साइड देखें a माइनस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 8 दूना 16x बराबर, दाएं साइड देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पावर ही, और इवन नंबर है तो साइन प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, तो 15 चौक 60। ओके। अब नोमेरिकल को एक साइड रखिए, 16x वेरिएबल एक साइड है, नोमेरिकल एक साइड ले जाइए, 64 उधर जाके 60 में से घटेगा माइनस का 4, तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर -4। तो इसका वैल्यू आपको पता है -4 और ये है प्लस का 6, तो -4 प्लस 6 कितना 2। ऑप्शन नंबर सी। देखें x का वैल्यू है 0.5, y का वैल्यू है 0.2, √6 बोला तो यार √6 रूट हटाइएगा तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3, y का वैल्यू है कितना 0.2, तो 3 गुना, एक मिनट यार, 3 गुना 0.2 करिएगा तो ये क्या बनेगा 0.6। पावर में है x, पावर में x का वैल्यू 0.5 डेसिमल हटाएंगे तो 5/10, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 आ जाएगा, 5 से काट दीजिएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 0.6 के पावर आधा प्लस आधा कितना 1, यानी कि 0.6 के पावर 1 कितना 0.6। ऑप्शन नंबर सी। देखें कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के तुलना में 30% और 37% कम है। दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30 और 37 कम है, तीसरी से कम है, यानी तीसरी अगर 100 है तो पहली 30% कम है, यानी कि 70 होगा। दूसरी संख्या 37% कम है, 100 से 37 कम तो कितना होगा 63 होगा। तीनों संख्या पता कर गए। अब सवाल में कहा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना बढ़ाना होगा। देखें यार दूसरी संख्या में कितना जोड़े ताकि पहली के बराबर हो जाए, दूसरी संख्या में कितना जोड़े कि पहली के बराबर हो जाए, तो दूसरी में अगर 7 ऐड करिएगा तो ये पहली के बराबर हो जाएगा, तो दूसरी में 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ना पड़ेगा कितना में 63 में, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 7 9 63, 100/9 यानी 11.1/9। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा दो संख्याओं का योग 13 है, दो संख्या 100 और 22 है, इन दोनों का योग 13 है। का उनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग जो है ये आपको दिया है 97। तो कहा दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखें एक तो तरीका है, आप अलजेब्रिक फॉर्म है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x - y निकाल लीजिए, सवाल बन जाएगा।
लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको उतना करने का जरूरत है नहीं। न्यूमेरिकल छोटा छोटा है तो ऐसे दो नंबर सोच लेना है, थिंक आउट कर लेना है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अलजेब्रिक फॉर्म बना के सवाल को सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन बना के करिएगा, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। आप सोच लीजिए ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने पर 13 हो, ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने पर 13 और उसके वर्गों का योग 97, ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ने पर 13 वर्गों का योग 97। तो ऐसा दो नंबर मेरे भाई 8 और 5, 8 5 13, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 64 और 25 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो गया क्या यार, 8 5 13 ज्यादा हो गया। 9 ले लेते हैं, फिर बन नहीं रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो अगर x 9 है, बाई 4 लीजिएगा तो 9 4 कितना 13, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 81 प्लस 16 कितना हो गया 97, यानी x का वैल्यू 9, बाई का वैल्यू 4, तो का उन संख्याओं का गुणनफल, तो 9 गुना 4 36। तो यहाँ पे सोच लेना, ऐसे हम बेसिक भी बता देते हैं लेकिन आप ऐसे ही करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है तो उतना तो आप थिंक आउट कर ही सकते हैं। देखिए अगर सॉल्व करने जाइएगा तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर अगर आप निकालेंगे या x प्लस बाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, x प्लस बाई का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना 97 प्लस 2x बाई। अब यार 97 इधर आके घटेगा, कितना बचेगा, तो 82 क्या, यस 82 कितना बचेगा यार, 72 बचेगा, 72 बराबर 2x बाई, 2 से काट दीजिएगा तो x इंटू बाई बराबर कितना 36, और आपसे यही पूछा दोनों का गुणनफल तो 36। देखिए का ये एक समानांतर श्रेणी है का इसके 12वां पद ज्ञात करें। देखें यार किसी भी एपी का, जैसे मान लीजिए एपी का फोर्थ टर्म आपको निकालना है तो फोर्थ टर्म क्या होगा, तो a प्लस 3d होगा। जैमा टर्म निकालिएगा उससे एक कम करके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d होगा, सिक्स्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 5d होगा। मान लीजिए 20वां टर्म निकालना है तो a प्लस 19d होगा, यानी जैमा टर्म निकालना हो उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 30वां टर्म निकालना है तो a प्लस 29d होगा। तो सवाल में कहा इस सीरीज का 12वां पद ज्ञात करे, तो यार मेरे भाई 12वां पद निकालना है, आपको पता है 12वां पद क्या होगा, तो ये a प्लस 11d होगा, जहां a पहला टर्म होता है और d फॉर डिफरेंस होता है। तो a पहला पद कितना है 11 प्लस 11 गुना डिफरेंस है, यार डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है तो d 6 है, तो 11 प्लस 66 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा एक अभाज्य संख्या में, तो एक अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है। आप सबको पता है अभाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जो 1 एवं खुद के अलावे, एक एवं इट सेल्फ यानी खुद के अलावे किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होगा, एक तो वो खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या का केवल 2 फैक्टर होगा। पहला ऑप्शन है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, नहीं केवल 2 ही होते हैं, केवल खुद से और 1 से। हाँ अभाज्य संख्या 1 एवं खुद के अलावे किसी से विभाजित नहीं होगा, यानी केवल खुद और 1 से कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखें यार ये सवाल है, यहाँ पे सारा ऑप्शन एक ही जैसा, ये रेकरिंग का सवाल है। ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, चेंज क्या कर लीजिएगा, कर लेते हैं जो मिल जाएगा आंसर। तीन ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है, कोई नहीं। देखे रेकरिंग वाले जोड़ घटाओ जब भी आप कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना पर रेकरिंग होगा ना, जिस पर रेकरिंग होगा उसको कम से कम 3 बार लिखिएगा। 36 पर है तो 36 को कम से कम 3 बार लिखे। माइनस है, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं 1.33 पर है तो 33 को कम से कम 3 बार लिखिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेकरिंग होता है इनफाइनाइट है, लेकिन कम से कम 3 बार लिखिएगा। माइनस है, ये दोनों ऐड करना है और ये माइनस करना है। 0.5 पर बार है तो 0.5 को कम से कम 3 बार लिखिए। अब देखें 6 3 9, ये दोनों जोड़ना है और इसको घटाना है। 9 में से 5 गया 4,
3 और 3 6, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9, 3 3 6, 3 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 3 6, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2.6464 रिपीट हो रहा है, तो 64 पर बार लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बार लगा लेना है ऊपर में। देखिए क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या। देखें यार, छोटी से छोटी कहने का मतलब होता है एलसीएम, नाम से ही क्लियर है, एल फॉर लोवेस्ट, एल फॉर लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी जब भी बोले यानी कि एलसीएम होगा। कहा यार कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर शेष जो है 14, 19, 29 और 34 बचता है। का 20 से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 20 से भाग देने पर, का कि एक कोई नंबर है यार, का ये एक नंबर है, का ये एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 20 से भाग दीजिएगा 14 शेष बचेगा, 25 से भाग दीजिएगा 19 शेष बचेगा, 35 से भाग दीजिएगा 29 शेष बचेगा, 40 से भाग दीजिएगा 34 शेष बचेगा। तो यार सारे शेष जो है अलग अलग जो शेष दिया है इसको नंबर में से घटाइए, तो 20 में से 4 गया 6, 25 में से 19 गया 6, 35 में से 29 गया 6, 40 में से 34 गया 6। अब ये जो डिफरेंस आ गया ये सेम डिफरेंस, हमेशा छोटी से छोटी के केस में अगर अलग अलग शेष बचता है तो अलग अलग वाला शेष को गिवन नंबर में से घटाइएगा तो डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। और जो डिफरेंस इक्वल आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हर जगह इक्वल आएगा। अब आंसर करना है तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर का जो एलसीएम आएगा इसमें से कॉमन डिफरेंस को घटा देना है। तो 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालिएगा तो 1400 आएगा, में से 6 घटाइए, 1400 में से 6 जाएगा 1384, ऑप्शन 94 ना 1394, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है, उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। सुनिए सुनिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा उसका वेतन 1000 बढ़ गया लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, वेतन बढ़ने के बाद भी वो खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। कहने का मतलब हुआ कि जितना खर्च पहले करता था, जितना खर्च पहले करता था उतना ही खर्च वो आज भी कर रहा है। ओके ना। कहा आगे, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 2% हो गया, 2% नहीं, सुधार कर लीजिएगा यहाँ पे, कम होकर 27% हो गया। सुनिए आप, पहले उसका वेतन 100 रुपया था तो अपने वेतन का 33% खर्च कर दे रहा था, यानी कि पहले इतना खर्च कर रहा था। अब उसका वेतन 1000 बढ़ गया तो नया वेतन कितना हो गया, तो x + 1000, उसका नया वेतन हो गया इतना। अब जितना कमा रहा है इसमें से खर्च कर रहा है क्या परसेंट, 27% खर्च कर रहा है, यानी कि पहले खर्च कर रहा था इतना, अब खर्च कर रहा है इतना, और का ये दोनों खर्च जो है आपस में बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कहा एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात निकाले। यार विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है, रेशियो बोला तो रियल का कोई जरूरत ही नहीं है। पहले 4% लाभ पर बेच रहे थे, यानी कि कितना में बेच रहे थे, 104 में। फिर 10% लाभ कमाए, क्रय मूल्य 100% फिक्स है, क्रय मूल्य 100% फिक्स है। पहले 4% लाभ कमा रहे थे यानी बेच रहे थे 104 में, अब 10% लाभ कमा रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं 110 में। तो ये विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, डायरेक्ट कुछ सोचना ही है नहीं है। तो 52 अनुपात कितना, 55, 52, 55, ऑप्शन नंबर ए। रियल वैल्यू को लेने का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे। देखिए कहा एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, 4 यूनिट लड़का का संख्या 4 है, लड़की का संख्या 5 का, विद्यार्थियों की कुल संख्या 333, तो 4 और 5 टोटल क्या है विद्यार्थी, 9 यूनिट पर दिया है 333, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 9 तिया 27, 9 सते 63, 1 यूनिट 37 है, तो लड़कियों की संख्या, लड़की का संख्या 5 यूनिट, 1 यूनिट 37 है तो 5 यूनिट कितना, 5 सते 35, 5 तिया 15, 15 3 18, 185, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कहा डी एक काम को 8 दिन में करेगा, सॉरी 18 दिन में, डी 18 दिन में करेगा, ई उसी कार्य को आधे समय में, ई आधे समय में कर देगा। डी अगर 18 दिन में कर रहा है तो ई आधा समय यानी कि 9 दिन में कर देगा। तो कहा दोनों मिलकर कितने दिन में, तो 18 9 का एलसीएम कितना 18, 18 एक काम 9 दूना 18, तो एक डी एक दिन में एक काम, ई एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 18 काम कै दिन में, 3 छक 18 6 दिन में। देखिए कहा 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाए। मेन यही सवाल है, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो यार देखें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अगर इसमें वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यानी कि सेम रहेगा। वाटर मिलाइएगा तो वाटर का ना क्वांटिटी बढ़ेगा, वाटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का आपने मिक्सचर बनाया, उसमें वाटर मिलाए जा रहे हैं, वाटर मिलाए जा रहे हैं तो वाटर का मात्रा तो बढ़ते जाएगा, लेकिन मिल्क जितना पहले था उतना ही मिल्क बाद में भी रहेगा। मिल्क के मात्रा में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, यानी मिल्क सेम रहेगा। तो वाटर मिलाने की बात किया है तो मिल्क सेम रहेगा, तो मिल्क को लेकर सवाल को सॉल्व करना है। देखिए 16 लीटर में 10% पानी था तो 90% क्या रहा होगा, दूध रहा होगा। का कितना पानी मिलाया जाए, हमने मान लिया मिक्सचर में x लीटर पानी मिला दिए, 16 लीटर मिक्सचर पहले से था, x लीटर पानी मिला दिए तो नया मिक्सचर हो गया 16 प्लस x। और का इस नए मिक्सचर में 20% पानी है, 20% पानी है तो मिल्क कै परसेंट होगा, 80%। पहले मिल्क था इतना, अब मिल्क है इतना, और मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यार देखें 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 9 दूना 18 बराबर 16 प्लस x, 16 इधर आके घटेगा तो x बराबर 2 लीटर। देखिए कहा यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है, बाल्टी जो है कितना भरी होती है 80%, 80% का फ्रैक्शन कितना 80/100 यानी कि 4/5 भरी होती है, तो उसमें 2 लीटर ज्यादा पानी होता है। 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर ज्यादा पानी होता है, बजाय जब उस वह 66 से ही 2/3% भरी हो, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना 2/3 का। यार 80% यानी कि 4/5 भाग भरी होती है, तो इसमें कहा कि 66 से ही 2/3% यानी 2/3 भाग भरे होने से 2 लीटर ज्यादा पानी होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है कितने लीटर का, 2 लीटर का। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 तिया 4 तिया 12, 3 बचे 5 दूना 10, 12 में से 10 गया 2/15 बराबर 2 से 1 बार 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ गया 15 लीटर। और आप सबको पता है फ्रैक्शन में 1 जो है टोटल को डिनोट करता है और परसेंट में 100% टोटल को डिनोट करता है। ओके चलिए देखिए का P और Q एक टैंक को क्रमशः 6 और 4 घंटे में भरेगा। P जो है 6 घंटे में भरेगा और Q उस टैंक को 4 घंटे में भरेगा। का P को 7 बजे खोला जाता है और P तथा Q को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। अल्टरनेट वाला सवाल है। 6 4 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12। यार पहले P को खोला गया, फिर 1 घंटा के बाद Q को, फिर P को, फिर Q को, फिर P को, फिर Q को, इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में हो रहा है। तो यार देखें हर 2 घंटा के बाद तो ऑर्डर रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो लिखना बंद कर दीजिए। पहला घंटा P आया, दूसरा घंटा Q आएगा, फिर तीसरा घंटा P आएगा, फिर चौथा घंटा Q आएगा, तो हर 2 घंटा के बाद तो यही ऑर्डर रिपीट होगा ना। तो यार 2 घंटा में कितना भाग भरा ये निकाल लेते हैं। पहला घंटा P आया होगा 2 भरा होगा, दूसरा घंटा Q आएगा 3 भरेगा, तो दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना भर दिया 5। अब यार 2 घंटा में 5 यूनिट भर गया, भरना है 12, 5 भर गया तो कितना से गुना करें ताकि 12 के बराबर आ जाए। 5 में कितना से गुना करें कि 12 के बराबर आ जाए, तो 2 से गुना करिएगा तो 5 दूना 10 भर गया, तो 2 से इधर भी गुना करिए तो 2 दूना 4 घंटा, 4 घंटा में 10 भर गया, 12 भरना है 10 भर गया, तो शेष बच रहा है कितना भरने के लिए 2। और ये जो शेष बच रहा है ये शेष भरने पहला घंटा कौन आएगा P, और P का क्षमता है कि P 2 यूनिट भरता है 1 घंटा में, तो इस बचे हुए 2 यूनिट को भरने में P को 1 घंटा लग जाएगा, यानी कि कै घंटा 5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए कहा वर्तमान में तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात 2:3 है। तीर्था और प्रदीप के एज का रेशियो 2:3 है। प्रेजेंट का दिया है। कहा प्रदीप और उमर के वर्तमान आयु का रेशियो, प्रदीप और उमर के प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 है। देखें यार इसको रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब सुनिए गौर से जरा, ये तीनों के प्रेजेंट एज का रेशियो है। ये तीनों के प्रेजेंट एज का रेशियो है। ओके ना, ये तीनों का प्रेजेंट एज का रेशियो है। टी का परजेंटेज 8x, पी का परजेंटेज 12x, यू का परजेंटेज 15 है। सवाल आगे कहा कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप के आयु का अनुपात 5:8 था। 4 वर्ष पहले, तो यार तीर्था का परजेंटेज 8x है, तो 4 साल पहले कितना होगा -4 का। प्रदीप का परजेंटेज 12x है, तो 4 साल पहले कितना होगा 12x - 4, और 4 साल पहले दोनों के एज का रेशियो है कितना 5/8। क्रॉस करिएगा तो 8 8 64x - 32 बराबर 12 पचे 60x - 20। 60x इधर आके घटेगा 4x, 32 उधर जाके प्लस होगा तो -20 + 32 कितना 12। x बराबर 3, 4x बराबर 4 से कैंसिल करिएगा तो x बराबर 3। x का वैल्यू आ गया कहा सभी के वर्तमान आयु का योग। तो यार तीनों के प्रेजेंट एज का योग कितना 12 8 20 15 35 x है, और x का वैल्यू कितना 3, तो 35 गुना 3 105। ऑप्शन नंबर डी। अब यार देखें यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है इस सवाल को करने का। क्या चाहे ऐसे ही करिए यार, कोई दिक्कत है नहीं, फालतू का रेशियो वाला तरीका लगाइएगा दिमाग खराब होगा। देखिए कहा 3 संख्याएं दी गई है जिसमें दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है। 3 गिवन नंबर है, 3 संख्या दिया है, कहा कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है। ओके, तथा तीसरी की 2 गुनी है। दूसरी संख्या पहली से 3 गुना पर तीसरी से 2 गुना है। तो यार देखें दूसरी संख्या के बारे में ही रिलेशन दिया है पहला और तीसरा के रिस्पेक्ट में, कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है पर तीसरी से 2 गुनी है। तो यार 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 ले लेते हैं। पहली संख्या से ये 3 गुना है तो पहली संख्या तिहाई यानी 2 होगा, इससे 2 गुना है यानी कि ये कितना होगा 3। तीनों संख्या पता कर गए। कहा तीनों का औसत 66 है, तीनों का औसत 66 है, तो योग कितना होगा 3 गुना 66 198। यार 2 6 8 3 9, तीनों का योग 9 है पर निकाले हैं कितना 98, तो 1 यूनिट बराबर कितना 9 दूना 18, 9 दूना 18 22। 1 यूनिट 22 है तो पहली संख्या यानी 2 यूनिट कितना 1 यूनिट 22 है तो 2 यूनिट 22 दूना 44 है ही नहीं यार, कहीं कैलकुलेशन दिक्कत नहीं ना है। 9 दूना 18, 9 दूना 22, कहा क्या पहली संख्या, तो 22 दूना 44 तो है ही नहीं यार, सॉरी यहाँ योग 6 दू 8 है, 3 11 होगा ना यार, ये 11 है, ध्यान रखिएगा यार कैलकुलेशन पे आप लोग। 11 यूनिट 198, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 18, 1 यूनिट 18, पहली संख्या 2 यूनिट कितना 18 दूना 36। ऑप्शन है। देखिए कहा कोई वस्तु 4s कहने का मतलब 4 सेकेंड है, ध्यान रखिएगा 4s यानी 4 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 16 मीटर 2 सेकेंड में चलती है, उस वस्तु का औसत चार्ज। तो यार एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 15 + 16 बटा टोटल टाइम 4 + 2 कितना 4 + 2, तो 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 बटा 4 2 6, 6 से भाग दीजिएगा 6 पचे 30, 6 एकम 6 छक 36, यानी 5.16 मीटर पर सेकेंड। 5.16 मीटर पर सेकेंड, पर यानी बट्टा में सेकेंड, तो सेकेंड को ऊपर ले जाइएगा तो पावर -1, जैसे मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं ना। अब आपको पता है नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो पावर का साइन माइनस हो जाएगा यानी कि -1, तो ये ऐसे ही दे दिया है 5.16 कितना है 6 पचे 30, 5.16 मीटर पर सेकेंड। मीटर 5.16 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, पर ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा।
देखें का स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर बराबर है, धारा की चाल 4 है, विपरीत 68 जाने में कितना समय? 68 किलोमीटर धारा के अपोजिट जाइएगा तो समय कितना? समय बराबर दूरी बटा चाल, अपोजिट जाना है तो चाल घटेगा। 13 में से 4 गया कितना? 9, तो 9 सते 63 यानी कि 7.5/9 घंटा हो जाएगा। एक ही तो 7.5/9 आप सॉल्व करने मत लगिएगा, सब इंटीजर के रूप में, सब इंटीजर के फॉर्म में, सारा इंटीजर है, एक ही तो है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए का एक आयताकार सीट की लंबाई इसके चौड़ाई से 2 गुनी है। देखिए यार ये एक आयताकार सीट है का इसका जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना, लंबाई अगर 1 यूनिट है तो चौड़ाई से लंबाई दुगुना है, तो चौड़ाई अगर 1 यूनिट है तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब का इस सीट को इसकी लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ने पर बेलन के जो आयतन है वो क्रमशः V1 और V2 है, तो V1 और V2 का रेशियो ज्ञात करें। देखें यार ऐसे बताएंगे तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट होना चाहिए था तब समझ में आता, लेकिन हम कोशिश करते हैं आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिएगा यहाँ पर चीजों को। जैसे यार अगर लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़िएगा तो का एक बेलन बनेगा इस टाइप का, तो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर मोड़िएगा तो लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ने पर जो है ये वाला इसका आधार का जो व्यास हो, आधार का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो आधार बनेगा इसका क्षेत्रफल, आधार का एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं आधार का एरिया नहीं तो आधार का परिमाप, आधार का जैसे मोड़िएगा ऐसा है गोल, अब ये ऐसे है, ये है 2 यूनिट, अगर इसको मोड़िएगा ये गोल मोड़िएगा तो इसका परिमाप जो होगा ना आधार का जो, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़िएगा तो इसके आधार का जो परिमाप होगा, लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ने पर आधार का परिमाप होता है क्या? आधार वृत्ताकार, अर्थात वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप क्या होगा? 2πr। 2 बेलन बनेगा, पहला का रेडियस मान लेते हैं r1। समझ में नहीं आएगा यार, कोशिश कितना भी करेंगे समझ में, आपको थोड़ा खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर वीडियो रहता तो वहां पे हाथ के मूवमेंट से आप चीजों को समझ जाते, ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कहा कि आधार का परिमाप 2πr1 होगा और परिमाप होगा कितना? लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़िएगा तो परिमाप होगा 2। अब ये वाला जो हाइट होगा ऐसे मोड़ दिए इसको गोल, तो ये जो होगा इसका चौड़ाई जो होगा ये इसका ऊंचाई का काम करेगा, यानी कि ऊंचाई होगा h1 बराबर कितना? 1। तो यार 2 से 2 कट गया, r1 बराबर क्या हो गया? 1/π। अब आ जाए सेकेंड स्टेटमेंट। अब यार अगर इसको चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़िएगा तो ये इस तरह का बेलन बनेगा। अब इस बेलन के आधार का जो परिमाप होगा, ये चौड़ाई के बराबर होगा, तो बेलन के आधार का परिमाप 2π, दूसरा बेलन है तो रेडियस r2, और इसका आधार का परिमाप कितना? 1 होगा। और ये जो लेंथ होगा ना, ये वाला लेंथ इसका हाइट का काम करेगा, यानी कि यहाँ से हाइट h2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यार देखिए यहाँ से r2 बराबर 1/2π हो गया। अब कहा दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकाले। वॉल्यूम होता है आप सबको पता है पाई r1 स्क्वायर h1 इज टू पाई r2 स्क्वायर इज टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 यानी 1/पाई का स्क्वायर 1/पाई स्क्वायर इंटू h1 कितना है? 1, r2 स्क्वायर यानी 1/2π का स्क्वायर तो 1/4π स्क्वायर इंटू h2 कितना है? 2। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1:1/2 क्रॉस करिएगा 2:1। यार इस सवाल के लिए माफी चाहते हैं, ऐसे समझाने में भी मजा नहीं आ रहा है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। खुद से पेज लेकर उसको लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग मोड़ कर देखिएगा, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो रहता तो ऐसे पेज उज लगा के दिखाने पे चीजें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाता है, ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से इसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा। देखिए कहा 19 भुज में विकर्णों की संख्या। यार किसी भी बहुभुज में विकर्णों का संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, जहां n नंबर ऑफ साइड होता है। तो कहा 19 भुज है, 19 भुज यानी कि 19 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो n इंटू n माइनस 3, तो 19 माइनस 3 16 बट्टा 2, 2 से काटिएगा 8 बार में, 8 नमा 72, 8 7 15, 152, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। चलिए, थैंक यू।